हेलो बच्चों जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर ग्रेविटेशन और रोटेशन वगैरह सब खत्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसके अंदर पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड होता क्या है, चैप्टर की नीड क्यों पड़ी। क्योंकि देखिए कोई भी चैप्टर अगर हमको पढ़ाया जा रहा है या किसी चैप्टर की हमको नीड है तो पहले उसके मीनिंग को समझना है। सॉलिड क्या होता है, कोई ऐसी बॉडी, ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर फोर्स वगैरह लगाया जाए और वो क्या हो, डिफॉर्म कितना हो रहा है, उसके अंदर कितना रिस्टोरिंग फोर्स है, वो कितना अपने आप को वापस उस इनिशियल स्टेट में लाना चाहता है। यही सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो मैंने यहाँ मीनिंग लिखा हुआ, मीनिंग ऑफ दैट चैप्टर, इलैबोरेट द कैरेक्टर सच एज रेजिस्टेंस टू डिफॉर्म एंड देयर स्ट्रेंथ। मतलब कि हमें इस चैप्टर के अंदर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो है उसके कैरेक्टर को देखना है कि अपनी स्ट्रेंथ को कब तक वो रख सकता है, कब तक उसे सपोर्ट कर सकता है। दूसरी बात, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद स्ट्रेंथ अप्लाइड स्ट्रेंथ, व्हाट इज द एक्सटेंट दैट कैन बी बियर द स्ट्रेस। मतलब कि कब तक स्ट्रेस सेंस टू बी फोर्स, मतलब कब तक वो ऑब्जेक्ट फोर्स को अपने अपने ऊपर फोर्स को कब तक बियर कर सकता है, कब तक सह सकता है कि वो टूटे नहीं। जैसे होता है ना मेटल वगैरह को खींचो मोड़ो तो टूट जाते हैं, तो कब तक उसकी टेंडेंसी है, कब तक अपने आप को अपने उस पर्टिकुलर फोर्स के अंदर वो रख सकता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी के बारे में और इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है, पहले उससे पहले मैं आपको रिजिड बॉडी जैसा कि रोटेशन मोशन समझाया गया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, एक जैसा कांस्टेंट बना रहता है, उसे रिजिड बॉडी कहा जाता है। समझे ना। तो देखिए, रिजिड बॉडी जनरली हार्ड सॉलिड हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज। रिजिड बॉडी क्या होता है, बेसिकली हार्ड होता है, सॉलिड होता है और उसका शेप और साइज क्या होता है, डेफिनेट होता है। मतलब उसका शेप और साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। आई बात समझे, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। बट प्रैक्टिकली दे आर नॉट ए परफेक्टली रिजिड बॉडी, दे कैन बी स्ट्रेच। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर कोई रिजिड बॉडी असली में एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब रियल में कोई रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। हर एक बॉडी के ऊपर थोड़ा फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन, उसके अंदर उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर ही रहेगा। जैसे लोहे कहते हैं, लोहा बहुत सॉलिड होता है लेकिन लोहे के ऊपर फोर्स लगाओ तो चेंज होता है ना। तो इसका मतलब 100% कोई बॉडी रिजिड नहीं है। हाँ, उसके बियॉन्ड और उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो अपने अकॉर्डिंग उसका डिफॉर्मेशन, उसका शेप और साइज बदलेगा। समझे बात को। तो रिजिड बॉडी, ये क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ, बेटा इसे नोट कर लो फटाफट। ओके बेटा, जैसा कि मैंने कहा था इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम थ्योरी है, जल्दी से हम इसे बाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स देन इलास्टिसिटी। देखिए बेटा, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पे लगाऊं और ऑब्जेक्ट क्या करे, अपना शेप और साइज बदल ले, ऐसी फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाएगा। जैसे इस पे मार्कर पे मैं फोर्स लगाऊं और मार्कर अगर अपना शेप बदल लेता है, खैर काफ़ी रिजिड बॉडी है ये, अगर मार्कर अपना शेप बदल लेता है तो उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। जैसे कि ये है, ये एक रबड़ है, इसके ऊपर मैं ये स्ट्रेट ऐसे लगाया तो इसने देखो अपना शेप बदल लिया, दिस कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसकी वजह से इसने बदला। अच्छा, मैंने छोड़ा तो वापस वो इसी स्टेट में आ गया। ठीक है ना। ओके, तो डिफॉर्मिंग अ फोर्स विच कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसी फोर्स जिसकी वजह से बॉडी का शेप और साइज चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, नेक्स्ट, इलास्टिसिटी क्या होता है। देखो बेटा, इलास्टिसिटी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब बॉडी के ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया जाए तो बॉडी अगर अपने इनिशियल जिस शेप में था उसी शेप में अगर वापस आ जाए तो कहेंगे वो इलास्टिक बॉडी है। क्या है वो, इलास्टिक बॉडी। देखिए, इफ अ बॉडी रिगेन शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब बॉडी के ऊपर से आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाइए और वो बॉडी अपने शेप और साइज को रीगेन कर ले तो उसे कहेंगे दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और इसे कहा था, मतलब इलास्टिसिटी इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, इसे इलास्टिसिटी कहा जाता है कि बॉडी के ऊपर से आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं और बॉडी अपनी शेप और साइज को रीगेन कर ले, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि स्टील और रबड़ में ज़्यादा इलास्टिक कौन है। तो बेटा देखो, एक स्टील का वो जो स्केल होता है, स्टील का स्केल लो और रबड़, अगर आप रबड़ खींचोगे, रबड़ को जब छोड़ोगे तो इट मे बी पॉसिबल कि रबड़ का अगर साइज ये था, अगर रबड़ का साइज ये था ऐसे करके ये, और रबड़ को आपने एक्सपेंड कर तो रबड़ इट मे बी पॉसिबल रबड़ इस साइज पे आके रुक जाए, इतना बड़ा। मतलब रबड़ ने अपने साइज को इनिशियल जितना था वैसा गेन नहीं किया, समझे ना, अपना उस तरीके से गेन नहीं। लेकिन अगर इलास्टिक स्केल को, स्टील वाले स्केल को अगर आप ऐसे मोड़ते हैं और फिर आप छोड़ दो, देखिए वो वापस वैसे ही आता है। तो इसका मतलब स्टील जो है वो क्या कर रहा है, अपनी बॉडी को रिगेन कर ले रहा है वापस।
तो इसका मतलब स्टील जो है वो मोर इलास्टिक देन दैट ऑफ किसका, रबड़ है। तो स्टील ज्यादा, उसके पास इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब बॉडी के ऊपर से आप फोर्स लगाएं तो बॉडी किस एक्सटेंट तक अपनी शेप और साइज को रीगेन कर रहा है। तो आपका जो ये बॉडी है, ये बॉडी तो बहुत अच्छे था, स्टील तो बहुत अच्छे से अपनी बॉडी का शेप और साइज को रीगेन करेगा। तो यहां पर आंसर में लिखेंगे बेटा स्टील इज मोर इलास्टिक देन दैट ऑफ रबड़। बहुत बच्चे बताते हैं कि रबड़ इलास्टिक होता है, बट स्टील, क्योंकि स्टील के ऊपर से आप जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो वो अपनी इनिशियल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है बेटा, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर से आपने अगर फोर्स हटा दिया तो अपने शेप और साइज को कंप्लीटली रीगेन कर ले, जैसा वो था। मतलब मान लेते हैं ऐसी कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर ऐसे आपने फोर्स लगाया, ऐसे करके आपने फोर्स लगाया ऐसे करके ये, और ये बॉडी ऐसे करके ऐसे थी, और ये हल्का सा ऐसे करके ऐसे झुक गई, हल्का सा ऐसे करके ऐसे झुक गई, लेकिन आपने छोड़ा तो वापस अगर कंप्लीटली ऐसे ही स्ट्रेट बन जाए, दिस कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। मतलब आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स बॉडी रीगेन इट्स कंप्लीट शेप एंड साइज, बॉडी अपना कंप्लीट शेप और साइज रीगेन कर ले, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नोट कर ले बेटा फटाफट, आगे चलते हैं। ओके, तो बेटा हमने इलास्टिसिटी सीख लिया। इलास्टिसिटी क्या होता है कि बॉडी के ऊपर से अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करें और बॉडी अपने शेप और साइज को रिगेन कर ले, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। अब एक टर्म है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी है बेटा कि बॉडी के ऊपर ना आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और बॉडी उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद, जब आप उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएं तो बॉडी अपनी शेप और साइज को रिगेन ना कर पाए, तो इसे कहा जाता है प्लास्टिसिटी। जैसे कि पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन को प्लास्टिक ही तो कहा जाता है ना। प्लास्टिक इसलिए कहा जाता है पॉलीथीन को क्योंकि जब पॉलीथीन के ऊपर आप पॉलीथीन कैसे खींचते हैं, तो पॉलीथीन जब खींची आती है तो वापस थोड़ी उसी इनिशियल स्टेट में आती है, समझ रहे हो ना। तो वो क्या है, प्लास्टिक बॉडी है। क्या है, प्लास्टिक। इसी तरीके से और भी प्लास्टिक बॉडी हैं, जो पीवीसी पाइप वगैरह, इनको प्लास्टिक बॉडी क्यों कहा था, इनको प्लास्टिक बॉडी इसलिए कहा था कि अगर इनको डिफॉर्म किया जाता है बाय सम हाउ, किसी प्रकार से इनको डिफॉर्म किया जाता है तो डिफॉर्म करने के बाद वो वापस अपनी शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाते, इसीलिए इनको हमने प्लास्टिक की कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। तो सॉलिड के अंदर, जो सॉलिड चैप्टर है, सॉलिड चैप्टर के अंदर इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स, इन सभी टर्म्स की जरूरत इसीलिए ताकि आगे जाके हम जब इन टर्म्स का नाम ले, इन वर्ड्स को यूज करें ताकि हमें समझ में आ जाए जल्दी जल्दी कि हम कहना क्या चाहते हैं। अब बात करता हूं ना प्लास्टिसिटी, मैंने लिख रखा है जैसे प्लास्टिसिटी, इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। मतलब बॉडी जो है उसके फोर्स हटाने के बाद वापस रिगेन ना करे, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। अगली बात करते हैं स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा और समझने लायक बात है। देखिए स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस आता कब है। जैसे कहते हैं भाई मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, ऐसे बोलते नहीं है, भाई मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है। बेटा स्ट्रेस उसी को आएगा जो अपने आप को रिस्टोर करना चाहेगा। रिस्टोर इन द सेंस, देखो आपके ऊपर स्ट्रेस है पढ़ाई का कि यार मेरे ना नंबर कम आ गए थे पेपर में, है ना, मेरे इतने नंबर नहीं आ पाए, मेरे ये, तो आपके ऊपर स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि सपोज दैट आपके 70 में से 30 मार्क्स आ गए, आपने कहा बहुत कम नंबर है, मेरे को 50 चाहिए। तो अब कोई बच्चा जैसे 70 में से 30 लेके खुश है, अरे भाई मैं पास हो गया, मैं तो खुश हूं, तो वो तो इसके ऊपर स्ट्रेस आएगा ही नहीं। लेकिन आप 70 में से 50 चाहते हैं, मींस आप अपने आप को रिस्टोर करना चाहते हैं, आप अच्छी कैटेगरी में अपने आप को लेके जाना चाहते हैं, तभी तो आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा। तो बॉडी के ऊपर, उसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है जो अपने आप को रिस्टोर करना चाहता है, अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में लेकर उसको जाना चाहता हो, चाहे वो कोई सॉलिड बॉडी हो, चाहे वो हम लोग हों। हमारे ऊपर भी स्ट्रेस कब आता है, हमारे ऊपर भी स्ट्रेस तब आता है, जैसे मान लो हम लोग, हम पे स्ट्रेस कब आएगा कि किसी तरीके से हमसे कुछ खराब हो गया, तो हम उसको अगर वापस रिस्टोर करना चाहेंगे। जैसे बचपन में था, बचपन में भाई मेरे से एक रेडियो था, रेडियो मेरा जो रेडियो था वो रेडियो मेरा खराब हो गया था, क्योंकि मैंने उसके अंदर पेचकस से ओपन करके उसको मैंने छेड़खानी करके खराब हो गया। अब मैं पूरे दिन स्ट्रेस में था कि पापा आज तो मेरे को बहुत मारेंगे। क्यों? क्योंकि भाई मैं उसको रिस्टोर करना चाह रहा था कि वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। अगर मैं ये सोचता छोड़ो जाने तो पापा मारेंगे तो मारेंगे, तो मैं स्ट्रेस में रहता ही नहीं। स्ट्रेस में तभी आया ना क्योंकि मैं उसको ठीक करना चाह रहा था। तो उसी तरीके से बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है क्योंकि बॉडी अपने आप को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में रिस्टोर करना चाहती है। इसीलिए स्ट्रेस का जो फॉर्मूला बना, प्रेशर नहीं है, प्रेशर और स्ट्रेस में फर्क है ना। फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला सेम रहता है, डायमेंशन भी सेम है प्रेशर और स्ट्रेस की, लेकिन जो उसका वे है और जो उसका कॉन्फ़िगरेशन में फर्क है। कैसे? जैसे कि स्ट्रेस होता है द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया।
इंटरनली अपने आप को रिस्टोर करने के लिए जो फोर्स लगाया उसने, मैंने रबड़ बैंड को खींचा, रबड़ बैंड ने अपने आप के सारे मॉलिक्यूल्स को वापस स्टोर करने के लिए वापस एक फोर्स लगाया ना, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। उसे कहा था रिस्टोरिंग फोर्स। आ रही मेरी बात समझ में? उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहा था एंड दिस कॉल्ड स्ट्रेस। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, एफ रिस्टोरिंग अपॉन एरिया। डायमेंशन इसका बिल्कुल प्रेशर जैसा ही होता है क्योंकि फोर्स फॉर्मूला भी इसका बिल्कुल प्रेशर के जैसा ही है, लेकिन इसको प्रेशर नहीं कहा था, उसको स्ट्रेस कहा जाता है क्योंकि प्रेशर के अंदर जब किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर पड़ता है तो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूवमेंट वगैरह शो करने लग जाता है। लेकिन अगर किसी पे स्ट्रेस लग रहा है तो मैं ये कहूंगा कि वो अपनी मूवमेंट फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लाना चाहता है, इसलिए उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? क्लियर है? दिस इज द स्ट्रेस। तो डायमेंशन हो गया ml-1 t-2। नोट कर ले बेटा इसे फटाफट, फिर मैं टाइप ऑफ स्ट्रेस बताता हूँ। ओके, तो देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस मैंने समझा दिया, रीस्टोरिंग फोर्स एट अ पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं स्ट्रेस, ठीक है ना? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और अभी एक रह रहा है शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है ना? हम इन तीनों को समझेंगे। पहले बात करता हूँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस होता है जब बॉडी अपने आप को रिस्टोर करना चाहे, तभी बॉडी पे स्ट्रेस आएगा, वरना तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं। जब कोई जब रिस्टोर ही नहीं करना चाहेगा तो स्ट्रेस कहाँ से आएगा? अब कोई बच्चा स्ट्रेस लेना नहीं चाह रहा, ना लेने का मतलब ये है कि वो फेल हो रहा है तो क्या है, होन दो फेल, तो स्ट्रेस लेना ही नहीं चाह रहा, अपने आप को रिस्टोर करना ही नहीं चाह रहा ना वो, तो स्ट्रेस उस पर आएगा ही नहीं। समझे? अब देखो बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस 2 प्रकार, लेंथ के अक्रॉस 2 प्रकार से स्ट्रेस आता है। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस। टेंसाइल मतलब खींचने से, कंप्रेशन मतलब उसे कंप्रेस करने से। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? जब उसके ऊपर फोर्स अलोंग द लेंथ लगे, फोर्स अलोंग द लेंथ लगे और वो अपने आप को लेंथ के अलोंग वापस अपने आप को रिस्टोर करना चाहे, वापस अपने आप को उसी स्टेट में, जैसे हाथ में खींच रहा हूँ, उस वापस अपने आप को उसी स्टेट में लाना चाहे, ओरिजिनल लेंथ में लाना चाहे, तो उस पर लगेगा फोर्स। समझे ना? तो उस पर देखो, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स व्हेन द लेंथ ऑफ बॉडी इंक्रीजेज। जब बॉडी इंक्रीज हो रही है उस समय जो रिस्टोर करना चाहेगा, अरे अगर आगे की ओर जा रही है तो पीछे की ओर आना चाहेगा, तो उस समय जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस में आएगा। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया वो टेंसाइल स्ट्रेस में आएगा। आ रहा बेटा समझ में? टेंसाइल स्ट्रेस में आएगा वो, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस में क्या होगा कि मैं इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, मैं फोर्स इस पे ऐसे लगा रहा हूँ, और जब मैं फोर्स इस पे ऐसे कोई स्प्रिंग वगैरह कंसीडर कर लो, अब स्प्रिंग वगैरह को ऐसे इस तरीके से कंप्रेस किया जाएगा। जब कंप्रेस किया जाएगा तो वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, अपने आप को बाहर रिस्टोर करने की कोशिश करेगा ना वो, समझ रहे हो? तो क्या कहलाएगा वो? कंप्रेशनल स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप व्हेन लेंथ इज डिक्रीज। जब लेंथ डिक्रीज हो रही है तो अपनी फोर्स को इधर लगाना चाहेगा अपनी इनिशियल लेंथ में आने के लिए, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कंप्रेशनल स्ट्रेस, क्योंकि वो अपोजिट मतलब कंप्रेशन के अपोजिट अपने आप को रिस्टोर करना चाह रहा है। दैट इज एरिया, दैट इज कंप्रेशनल स्ट्रेस। अगला होता है बेटा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है? जैसे ना फ्लूइड्स वगैरह में लगता है, एक मान लो बलून, एक बलून ले लो, बलून वगैरह ले लो, बलून वगैरह को ऐसे करके आपने फोर्स लगाया, ऐसे करके आपने फोर्स लगाया। जब आपने बलून वगैरह पे फोर्स लगाते हो तो देखो बलून पे ऐसे फोर्स लगाते हो, बलून वापस जाने की कोशिश करता है कि नहीं करता? आप छोड़ो तो वापस आ जाएगा तुरंत उसी स्टेट में। तो उस केस में जो स्ट्रेस लगता है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया दैट इज इनसाइड द फ्लूइड। ये कहाँ लगेगा? हमेशा इनसाइड द फ्लूइड लगेगा। क्लियर हुई बात? ये जब फ्लूइड वगैरह अपने आप को वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे उस केस में जो स्ट्रेस होगा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब नेक्स्ट बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। नोट कर लो बेटा फटाफट। देखिए बेटा, अब बात करते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसमें नाम ही टेंजेंशियल है, तो जब नाम टेंजेंशियल है तो फोर्स भी टेंजेंशियल लगेगी, है ना? तो जब कभी कोई बॉडी किसी टेंजेंशियल फोर्स को अपोज करे, टेंजेंशियल फोर्स को अपोज करते हुए उसके अक्रॉस अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करे, उस समय जो उस बॉडी पे स्ट्रेस आएगा दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो मैंने लिख रखा है व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ बॉडी। टेंजेंशियली का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा, जैसे मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी का टेंजेंट ये रहा, मैं इसमें फोर्स लगाऊं, ऐसे करके इसमें फोर्स लगाया तो डिफॉर्म हुआ। वो डिफॉर्म पहले देखो, पहले इसका एज ऐसे था, ऐसे, अब थोड़ा एज एंगल बना कि नहीं बना? देखो ये था ऐसे, मैं इस पर ऐसे फोर्स लगाऊंगा ऐसे करके, ऐसे हल्का सा एज एंगल बनाएगा कि नहीं बने? बना ना एंगल, हल्का सा एज एंगल बना, ये ऐसा एंगल बना। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो वापस उसी स्टेट में आ जाएगा, वापस उसी स्टेट में आ जाएगा। तो क्योंकि मैंने इसके टेंजेंट के अक्रॉस फोर्स लगाया, देखो बनाया टेंजेंट के अक्रॉस फोर्स लगाया, तो टेंजेंट इसका यहाँ चला गया, लेकिन इसका टेंजेंट अगर वापस आना चाहता उसी जगह पर, तो टेंजेंट अगर रिस्टोर होने की कोशिश कर रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? एफ टेंजेंशियल फोर्स अपॉन में एरिया दैट इज सिग्मा, इट इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है बेटा?
मिलते हैं बेटा अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास में हम स्ट्रेन पढ़ेंगे और हुक्स लॉ पढ़ेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, बाय बच्चों, पढ़ते रहे ध्यान से।